मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 22 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर्स सिविल सेवा से लेकर के वन एग्जाम तक के लिए आपके काम आ सकते हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखना शुरू करते हैं आज। तो पहला सवाल है, नो डैश लाइन शब्द जिसका कभी कभी समाचार शब्दों में उल्लेख किया जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? नो डैश लाइन कहाँ पर है भाई? मध्य पूर्व में, दक्षिणी चीन सागर में, हॉर्न अफ्रीका में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। तो नो डैश लाइन, जिसे कई बार डैश लाइन या 11 डैश लाइन ROC के द्वारा रूप में भी जाना जाता है, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड चीन गणराज्य द्वारा उनके दावों के लिए उपयोग की जाने वाली सीमांकन रेखा है। तो चीन की पड़ोसी देशों के बीच ये दक्षिणी चीन सागर में विभाजित क्षेत्र है। दक्षिणी चीन सागर में विभाजित क्षेत्र पेरासोल द्वीप समूह और स्ट्रेपली द्वीप समूह शामिल है, जिनमें टाइपिंग द्वीप समूह द्वीपों से सबसे बड़ा ROC द्वारा नियंत्रित और प्रतास द्वीप, और एक द्वीप है आपका बेरेंकर द्वीप, मैकल्स द्वीप, कई अन्य क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये आपका दक्षिणी जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको यह देखने को मिलेगा, दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, पैंगोंग झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पैंगोंग झील भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। यह पश्चिमी लद्दाख में स्थित एंड्रोहिक क्षेत्र है। झील की पहचान रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व आधार में की गई है। तो इस तरह के अगर जब सवाल आए तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान इस पे देना चाहिए कि इस कथन में क्या कह रहा है। जैसे इसमें पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हम ऐसे भी इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है यह क्या पश्चिमी लद्दाख में स्थित है, एक एंडोरोहिक झील है, इसकी पहचान रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि झील के रूप में की गई है। यह किस तरह से की गई है? तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले अगर सही पूछता है तो हम लोगों को गलत देखना पड़ता है कि वास्तव में इसमें से गलत कौन सा है ना। अगर गलत एक की पहचान अगर हो गई, ये किसी एक की भी गलत अगर पहचान हो गई, तो हम लोग सीधे स्पष्ट तौर से सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो, ये पश्चिमी जो है लद्दाख के क्षेत्र में तो नहीं है, पश्चिमी लद्दाख के क्षेत्र में, क्योंकि जो लद्दाख का क्षेत्र है यह भारत में है ना। जबकि पैंगोंग झील जो है भारत और चीन के बीच जो है विभाजित क्षेत्र में लद्दाख, तो पश्चिमी लद्दाख में तो नहीं है। तो देखो, दूसरा कथन अगर गलत हुआ, अगर हम दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा कथन यदि गलत हुआ तो देखो आप कि विकल्प CBCD यानी 3 4 ये सब तीनों विकल्प गलत हो गए। सॉरी, माफ करना, विकल्प 3 अभी बचा हुआ है। तो विकल्प 2 बढ़ गया और 4 चला गया। इसका मतलब और 1 और 3 में से कोई हो सकता है। झील की पहचान रामसर कन्वेंशन के तहत नहीं, देखो रामसर कन्वेंशन में शामिल नहीं है, अर्थात 3 भी गलत है। तो विकल्प सिर्फ 1 बच रहा है, यानी विकल्प A आपका सही है। ठीक, तो इस तरह जो है आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका पहला आंसर आपका केवल एक सेंटेंस सही है कि पैंगोंग झील भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में है। आपको बता दूं कि ये जो है विवादित क्षेत्र के साथ साथ सर्दियों के दौरान इसका खारा पानी होने के बावजूद पूरी झील तरह से जम जाती है, और झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आधारभूमि के रूप में पहचाने जाने की प्रक्रिया में है, ना कि यह जो है। अगले क्वेश्चन की देखिए,
हाल ही में खबरों में आया लोखरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यूपी। स्पेशल जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर सी है, यानी तीसरा विकल्प है आपका। आपको बता दूं कि यह मंदिर जो है कहाँ पर है, तो यह अपने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, लोखरी बांदा में। तो संस्कृत इसके अभी हाल ही में जो अपने सांस्कृतिक मंत्री भारत सरकार के किशन रेड्डी ने घोषणा की कि बकरी की सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर मूर्ति, जिससे लोखरी बांदा उत्तर प्रदेश के मंदिर में अवैध रूप से हटा दिया गया था, उसे भारत वापस लिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि यह मूर्ति एक बकरी के सिर वाली योगिनी की है, जो मूल रूप से बलुआ पत्थर से पत्थर के देवताओं के समूह से संबंधित है और लोखरी मंदिर में स्थापित है। मूर्ति कला कुछ समय के लिए लंदन कला बाजार में 1988 में सामने आई थी। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में जो भारतीय उच्चायोग है को बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति की खोज के बारे में जानकारी मिली, जो लंदन के किसी एक निजी निवास के बगीचे में लोखरी सेट के विवरण से मेल खाती थी। तो ये जो है कहाँ पर है भाई? ये उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार उभरते हुए बाजारों में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली नवाचारी स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करते हैं। इसका गठन विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ द्वारा किया गया है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न में ये सही पूछा जा रहा है हमसे कि गलत। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सही कथन को पूछा जा रहा है, तो इसमें हमें अब अगर हम इसको पढ़े हैं तो हम जो है दोनों कथनों पर विचार करेंगे कि सही है कि नहीं सही है। तो पहला देखते हैं, यह पुरस्कार उभरते हुए बाजारों में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली नवाचारी स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है। इसका गठन विश्व बैंक के समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही है भाई। आपको बता दूं कि ये दोनों जानकारी आपकी सही है। इस आधार पर विकल्प सी आपका आंसर होगा। और आपको बता दूं कि डीबीटी या बीआईआरएसी द्वारा सहायता प्राप्त दो स्टार्टअप्स ने विश्व बैंक समूह और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन की ग्लोबल विमेन हेल्थ टेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और ये दो स्टार्टअप्स हैं, निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक है आपका इन एक्सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इस पुरस्कार के बारे में बता दूं कि यह पुरस्कार बढ़ते बाजारों में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली नवाचारी स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करते हैं। और विकसित किया गया यह समाधान बहुत कम लागत वाला लेकिन सटीक स्वचालित पोर्टेबल संपर्क रहित रेडिएशन से मुक्त और दर्द रहित कैंसर की स्क्रीनिंग करने वाला उपकरण है, जिससे कोई ज्ञात दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है आपकी जानकारी है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा मेकादातु प्रस्तावित जलाशय कहां पर स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा मेकादातु प्रस्तावित जलाशय कहां पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आपको बता दूं कि यह जो है कहां पर स्थित है भाई? तो तमिलनाडु सीमा के पास मेकादातु में कावेरी पर एक जलाशय बनाने की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कांग्रेस द्वारा 9 जनवरी को मेकादातु मार्च शुरू किया गया। प्रस्तावित जलाशय, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु के आसपास क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करना है, तो तमिलनाडु द्वारा इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी गई है कि यह 2018 की अदालत के फैसले के अनुसार कावेरी राज्य के हिस्से को खाया जाए। तो ये किस राज्य में है? सबसे पहले सवाल आपसे पूछा है, तो आपको बता दूं कि ये कर्नाटक में है। लेकिन अभी इस चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवादित क्षेत्र हो गया। तो तमिलनाडु ने अभी क्योंकि जो कावेरी जल विवाद होता, कावेरी जल जो समझौता है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उस डिसीजन के अपोजिट कहीं न कहीं ये फैसला माना, मतलब ये जो कर्नाटक सरकार की एक्टिविटी है उसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना में कावेरी और आर्कावती नदियों के संगम पर दक्षिण कर्नाटक के रामनगर जिले में मेकादातु, जिसका शाब्दिक अर्थ है बकरी की छलांग, से लगभग 5 किलोमीटर दूर अटिंगोगुल पास एक जलाशय की परिकल्पना की गई है। यह तमिलनाडु सीमा से 4 किलोमीटर दूर है और बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो बेंगलुरु आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा शहर है
जहां जल की आपूर्ति के लिए दूसरे क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ वास्तव में ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो यहाँ का ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत नीचे जा चुका है, तो ये एक संकट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आईसीसी की तरफ से चुने गए विश्व टेस्ट एकादश निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों की जगह मिली है? रोहित शर्मा, अश्विन, ऋषभ पंत, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और विजय शंकर, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। तो मैं बता दूं कि इसमें जो है जो जगह मिलने वाले खिलाड़ी हैं जिसमें से आपके रोहित शर्मा है, आर्यन अश्विन है, ऋषभ पंत है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में से किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में जो ये रिपोर्ट आई है इसके कार्ड इसमें जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। तो दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान छठा है। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बता दूं कि ये भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जिन्हें हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी के नाम पर मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना का नाम रखने का समर्थन किया है। तो जो है ये मॉरिशस में बनने वाला है। और अब जानते हो कि मॉरिशस जो कि अफ्रीकी देश और ये एक द्वीपीय देश है जो मेडागास्कर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इस मॉरिशस में भारतीय मूल के लगभग 60% आबादी यहाँ पर इसकी आबादी का कुल 60% लोग भारत के लोग हैं और अभी बिहार क्षेत्र के जो कि भोजपुरी यहाँ की बोली है और हिंदी यहाँ की भाषा है इन भारतीयों के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आप देख रहे हैं कि किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रोबर्टा मेटसोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल की ओर अगर आप ध्यान दें तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है यूरोपीय देशों से लेकर के। पहला विकल्प है माल्टा, दूसरा है नेपाल, चीन और इराक। तो आपको बता दूं कि द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता इसकी नेशनलिस्ट पार्टी की नेता है मेटसोला की यूरोपीय संघ के संसद का अध्यक्ष चुना गया है। मेटसोला ने पिछले सप्ताह में सोशलिस्ट नेता डेविड सासोली के निधन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी की तरफ से विश्व के श्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ी को जगह दी गई है? तो मिताली राज, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, अंजुम चोपड़ा और राधा यादव। तो ये है आपका मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो उन भारतीय क्रिकेटर मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया है और आईसीसी अवार्ड्स से पहले सभी टीमों का घोषणा किया जा रहा है जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स की जगह मिली है। कुल मिलाकर के वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 1, वेस्ट इंडीज के 2 और इंग्लैंड के 2 और भारत के 2 और पाकिस्तान की 1 खिलाड़ी शामिल हैं। फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि त्रिपुरा और मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में स्थापना दिवस ये मनाया गया है। पहला 10 मार्च है, दूसरा विकल्प है 21 जनवरी, तीसरा विकल्प है 12 मई, चौथा विकल्प 15 अगस्त। तो ये है 21 जनवरी को किस दिन मनाया गया भाई? तो आपको बता दो कि 21 जनवरी सन 1972 को मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य त्रिपुरा मणिपुर मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और मणिपुर त्रिपुरा को साल 1949 में केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था और मेघालय असम को भीतर ही असम पूर्णगठन मेघालय अधिनियम 1969 द्वारा राज्य स्वायत्त राज्य बनाया गया। तो मेघालय को जो है असम से अलग किया गया था। इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है?
तो आपको बता दूं कि ये जो है 3.4 अरब डॉलर का जो है रक्षा सौदा हुआ है। इसराइल ने 3 पनडुब्बी की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 3.4 अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया। ये जानकारी इजरायली रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के थ्रू जो है हम लोगों के बीच आया। तो ये जो रहा आज का डेली करंट अफेयर्स। तो आपको ये डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों के लिए, है ना, खास तौर से जो एक डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है, तो हम प्रयास करेंगे कि अब डेली टू डेली जो है अच्छे से, थोड़ा सा मैटर को लेकर के मैं सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन आज मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली है। तो हम अगर मैटर बेहतरीन है तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में अच्छा लगता है। तो चलिए कल फिर हम लोग सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।